अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज भी हम फार्मास्यूटिकल की एक ऑपरेशन, एक डॉक्यूमेंट, एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। इसको आप एक टूल्स कह लें, जिसको एक बेस्ट प्रैक्टिस कह लें, जो एक जीएमपी गाइडलाइन आपको कहती है जो आपको करना पड़ता है। तो उसको हम अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे और वेरी सिंपल एग्जांपल से समझेंगे ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि वो होती क्या है और उसको उस पर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर हम देखेंगे कि वो करने में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या उसके बेनिफिट सामने आते हैं अगर वो उस ऑपरेशन पे प्रैक्टिस को पार्ट उसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया जाए। मिसाल से हम बात करते हैं, जैसे आप व्यूअर्स आप देखते हैं जब आपको नॉर्मली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपको ट्रेवल करते हैं या आपको जाना हो, या एक सिटी से दूसरे सिटी आपको जाना हो, तो समटाइम्स आपको डिफरेंट चेक पोस्ट पे आपको चेकिंग का सामना करना पड़ता है। अगर आप कंट्री टू कंट्री की बात करें तो आपको एयरपोर्ट पे बोर्डिंग का सामना करना पड़ता है एंड सो ऑन। और जब आप वहाँ किसी जगह पे लैंड करते हैं तो वहाँ भी आपको पास थ्रू या चेक थ्रू से गुजरना पड़ता है। ये कौन करता है? डेफिनेटली वहाँ की एक टीम है, फोर्सेस है, एफसी के लोग होते हैं, हर कंट्रीज में नॉमिनेटेड लोग होते हैं। और वो क्यों करते हैं, जब आप जानते हैं उनके पास एक प्रोटोकॉल है, एक डॉक्यूमेंट है। जो वो कोई भी सिस्टम या कोई भी शख्स वहाँ से गुजरता है, जाता है, तो उसकी पहले चेकिंग की जाती है और उस चेकिंग में वो क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं वो उनको टॉप मैनेजमेंट डिस्कस किया हुआ, उनको दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। और इसका मकसद क्या होता है? डेफिनेटली जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप एक प्योर फॉर्म में यहाँ से वहाँ जाएँ, आप ट्रांसपेरेंसी में जाएं, आप शफाफ तरीके से यहाँ से जाएं और अपने मुल्क के लिए भी बेहतर साबित हो और जहाँ जा रहे हैं उस कंट्री के लिए भी आप बेहतर साबित हो। ये सिस्टम है, इसको हम कहते हैं चेकिंग का प्रोसेस। कि जब कोई शख्स यहाँ से वहाँ जाता है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब वो डिस्पेंसिंग से लेकर फाइनल स्टेज तक जो गुजरती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो उसको भी डिफरेंट स्टेजेस पे चेक किया जाता है। तो इस चेक करने के तरीके को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और वो दो हिस्से कहलाते हैं IPQC और FPQC। तो आज हमारे डिस्कशन का पार्ट ये दो पॉइंट रहेंगे कि ये दो पॉइंट क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं और इसमें मकसद क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो IPQC है ये कहलाते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। यानी जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसको डिफरेंट स्टेज पे जब आप चेक करते हैं तो वो IPQC कहलाता है। हम बेस ले लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं। डोजेज फॉर्म डिफरेंट होती है और इसके पैरामीटर हर डोजेज फॉर्म के साथ डिफरेंट हो सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म है तो पैरामीटर आपके कुछ और होंगे, लिक्विड डोज है। अगर आपकी टैबलेट है या सेमी सॉलिड है, जो भी है, तो उसमें आपके क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ऑपरेशन थीम सबकी सेम ही रहेगी, पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। हम बात कर लेते हैं टैबलेट की। लेट सपोज जब कोई टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से गुजरती है, फॉर एग्जांपल अगर वो ग्रेनुलेशन स्टेज पे आई है, डिस्पेंस होकर फिर ग्रेनुलेशन पे आई है, कंप्रेशन में जाती है, फिर वो उसके बाद ब्लिस्टर पे जाती है, फिर फाइनल प्रोडक्ट होकर क्वालिटी में आती है। तो इस डिफरेंट स्टेज से जब वो प्रोडक्ट गुजर रही होती है तो इसको IPQC का सामना करना पड़ता है। इस पर बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम शामिल होती है। तो IPQC में आप करते क्या है? जब भी अगर हम मिसाल लेते हैं टैबलेट की, तो ड्यूरिंग में ग्रेनुलेशन जब कोई किस टैबलेट के ग्रेनुलेशन फॉर्म में जब की जा रही थी, तो IPC वाले जो लोग होते हैं, बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस तो ये जो IPC कंट्रोल जो है, IPQC की जो सिस्टम है, इसके लिए एक छोटी सी क्वालिटी लैब होनी चाहिए और ये वो प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही होनी चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि छोटी सी एक लैब प्रोडक्शन एरिया के अंदर हो ताकि जो IPQC लोग परफॉर्म कर रहे हैं क्वालिटी के एंड से, वो वही जगह पे उसको चेक कर ले। और इसमें यही होता है कि देयर एंड देयर डिफरेंट स्टेज पे जो भी प्रॉब्लम है ताकि उनको वहीं वहीं रेक्टिफाई कर दिया जाए। तो और मकसद इसका यही है कि जो प्रोडक्ट है डिफरेंट स्टेज से पास हो रही है वो प्योर फॉर्म में हो, अच्छी क्वालिटी की फॉर्म में सामने आए। तो जब भी कोई, अगर हम ग्रेनुलेशन की फॉर्म बात करें, जब कोई ग्रेनुल्स मैन्युफैक्चर होता है, बन रहा होता है, तो उसमें बेसिकली मॉइस्चर चेक किया जाता है। तो मॉइस्चर बैलेंस के जरिए उसका मॉइस्चर चेक किया जाता है। ये कौन करते हैं? इसकी मॉइस्चर स्टेज पर IPQC की जाती है। ये क्वालिटी इंश्योरेंस के लोग या क्वालिटी कंट्रोल दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये कंपनी क्राइटेरिया वेरी हो सकता है। फिर अगर टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में एक अपीयरेंस चेक की जाती है अगर कंप्रेशन फॉर्म में, और उसका वेट वेरिएशन भी चेक किया जाता है, उसका DT लगाया जाता है, डिस इंडिकेशन का टेस्ट लगाया जाता है, फ्राइबिलिटी चेक की जाती है, फिर उसका और वेट वेरिएशन का टेस्ट किया जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे पैरामीटर जो है IPQC के अंदर आते हैं और ये जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होती है इस डिफरेंट स्टेज पे इसको चेक किया जाता है।
और उसकी टैबलेट की थिकनेस होगी, टैबलेट का डाया हो गया, सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो एक एज पर प्रोटोकॉल, एज पर एसओपी, एज पर डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइडेड होती है, गिवन होती है, जिसके तहत आईपीक्यूसी परफॉर्म की जा रही होती है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से। तो अगर इसमें किसी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू होता है, तो उसको देर एंड देर रेक्टिफाई करा जाता है जो आईपीक्यूसी परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसका मकसद क्यों क्या है कि यही है कि वो आप ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकें। ये सारे स्टेजेस आते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। अभी आपकी प्रोडक्ट फाइनल नहीं हुई है तो डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट स्टेजेस है उस पर जो आप चेक करते हैं, चेक पॉइंट्स चेक करते हैं, ये आईपीक्यूसी के सिनेरियो में आते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। जब भी अगर इसकी इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी यही है कि जब आप डिफरेंट स्टेज पर उसको चेक करेंगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेहतर फॉर्म में सामने आएगी। लेट्स से उसका वेरिएशन बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी थिकनेस बिल्कुल सही आई है, उसका डीटी बिल्कुल सही है। जो बाहर अगर इसी स्टेज पे कोर स्टेज पे आप देख लेते तो कोटेड स्टेज में जाके प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि डिफरेंट स्टेज से टैबलेट होकर फाइनल होकर फिर आपके पास आती है। तो मेन मकसद इसका यही है ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी हो ड्यूरिंग इन प्रोसेस, सारे स्टेज से गुजरते हुए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट कंपनीज में देखा जाता है कि इसका इंटरवल क्या होना चाहिए। तो याद रखिए कि बेस्ट प्रैक्टिस इसमें यही है, जब भी आईपीक्यूसी परफॉर्म की जाए तो एवरी आवर के बाद आपको ये टेस्ट लगाना पड़ता है और लगाना चाहिए। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। अगर प्रोडक्ट आपकी कुछ और है, फार्मास्यूटिकल के अलावा कोई दूसरी प्रोडक्ट है, तो ये इंटरवल आपका चेंज हो सकता है। लेकिन फार्मास्यूटिकल के अंदर गाइडलाइन यही है कि आप इस आईपीक्यूसी की जो टेस्ट है, आईपीक्यूसी की जो परफॉर्मेंस है, जो आप परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये हर घंटे पे आपको परफॉर्म करनी है। अगर आप सुबह 8 बजे लैब में एंटर हो रहे तो शाम को 5 बजे तक आपने 7 से 8 आईपीक्यूसी परफॉर्म करने होते हैं। तो ये है इसका बेस्ट तरीका परफॉर्म करने का। फिर इसका दूसरा फेज होता है एफपीक्यूसी, जिसको आप फिनिश प्रोडक्ट कह लें या फाइनल प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल कह लें, फाइनल जिसको चेक लगा लें, तो कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन इसको जो टर्म यूज की जाती है इसको कहते हैं एफपीक्यूसी, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल या फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल कह लें। इसमें क्या होता है, जब आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से गुजर के, यानी जो आप ग्रेनुलेशन पे चेक कर रहे हैं, कोर स्टेज पे चेक कर रहे हैं, डीटी चेक की, फैबिलिटी, डिसोल्यूशन और क्या कहते हैं वेट वेरिएशन चेक किया आपने, अपीयरेंस चेक की, हार्डनेस चेक की, थिकनेस चेक की, ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस के दौरान आपने चेक की। अब ये प्रोडक्ट आ जाती है फाइनल स्टेज पे ब्लिस्टर पे होने के बाद, तो फिनिश स्टेज पे चली जाती है प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग फिनिश स्टेज पे होती है। तो फिनिश स्टेज की टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट का सैंपल जो है, क्वालिटी जो आईपीक्यूसी जो परफॉर्म कर रहा होता है, वो उस दौरान उसका सैंपल लेके क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में भेज देता है, जो मेन लेबोरेटरी कहलाती है। तो उसके अंदर फिर इसकी फाइनल स्टेज पे टेस्टिंग होती है। उसके अंदर की टेस्टिंग के क्राइटेरिया है डेफिनेटली, अगर कोई टैबलेट कोर फॉर्म में है तो कोर फॉर्म में आई है, दोनों स्टेज पे टेस्ट हो सकता है, किस कंपनी में वेरी करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डेटा या कलेक्टिवली डेटा 50 पेजेस का 100 पेजेस का क्या है, तो आप उसकी बेस पे अपने टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट न्यू है तो आपको सारे पैरामीटर डेफिनेटली करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी स्टेबल हो जाती है, आपका कलेक्टिव डेटा है बहुत सारे पेजेस का, तो फिर आप उसके लिहाज से अपने चेक लिस्ट को अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जब आपकी एफपीक्यूसी की हम बात करें तो फाइनल स्टेज जो प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है, फिर आप उस स्टेज पे उसको टेस्टिंग लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप सब उसमें प्रोडक्ट के आप फिर वही कुछ चीज़ें चेक करते हैं, यानी अपीयरेंस वहाँ भी चेक करते हैं, हार्डनेस वहाँ भी चेक करते हैं, लेकिन और वेट वेरिएशन का टेस्ट वहाँ भी करते हैं। आप 20 टैबलेट्स का अपडेट वेट लेते हैं, फिर उसका क्राइटेरिया है कि उसके अंदर +-2 हो तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, और रेंज उसकी 5% 10%, ये एक तरीके का अलग डॉक्यूमेंट में डिफाइन है। एज पर वेट इसकी +- की लिमिट होती है। तो जब हम एक एक टेस्ट को डिफाइन करेंगे तो फिर हम उस स्टेज पे आएंगे, लेकिन अब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वहाँ आपको टेस्ट क्या करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको हम कहते हैं ऐसे परफॉर्म करना, जिसमें आप उसकी पोटेंसी चेक करते हैं। अच्छा, याद रखिए जब टैबलेट कोर फॉर्म में आपके पास आती है तो उसमें आप ऐसे परफॉर्म करते हैं, और जब आपके पास कोटेड फॉर्म में आती है तो फिर कोटेड स्टेज पे आप ऐसे नहीं, जस्ट डिसोल्यूशन लगाते हैं। फिर एक टेस्ट होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का भी, वो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। उसको क्या कहते हैं, वो डिपेंड करता है वेट पे, वो हम किसी और वीडियो पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं तो उसकी मेन जो थीम है मैं आपको बता दूं, उसके लिए 2 रूल अप्लाई होती हैं। अगर आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट होता है, अगर आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेस देन 25 है मिलीग्राम है, इससे कम है, या 25 मिलीग्राम है, या 25 मिलीग्राम से कम की टैबलेट है, तो आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट लाजमी लगता है। या
आपकी प्रोडक्ट का जो टेबलेट का जो होल वेट होता है, जो कंप्रेशन वेट है, उस होल वेट का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट से अगर 25% है तो भी आपको लगाना पड़ता है। ये दो लॉ होते हैं इसके लिए कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के। अगर ये अप्लाई हो रहे हैं तो फिर आपको कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट भी लगाया जाता है। और वो कैसे लगाता है, फिर मैंने कहा था जब हम स्पेसिफाइड टेस्ट पे आएंगे तो फिर हम एक एक टेस्ट को डिफाइन करेंगे, एक टेस्ट किस तरह लगाया जाता है। ठीक है, ये FPQC में आप यानी फाइनल स्टेज पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, और देखते हैं कि अब इस स्टेज पे इसकी क्या स्टेटस है, क्या रिलीज है। तो जब आप FPQC परफॉर्म कर लेते हैं फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट रिलीज पे जाती है और मार्केट पे जाती है, और एज पर डॉक्यूमेंट होती है, कंप्लीट टेस्टिंग होती है, ऐसे परफॉर्म होता है। वो सारे पैरामीटर अपनी जगह पे, वो भी एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर SOP सारा काम होता है। तो ये था बेसिक वेरी सिंपल डिफरेंस और सिंपल क्राइटेरिया कि FPQC क्या होती है और IPQC क्या होती है। इसको आज हमने डिस्कशन का बेस बनाया और हमने बड़ी सिंपल एग्जांपल से आपको समझाया। होपफुली कि आपको ये क्लियर होगा कि किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये जो दो टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से, कि IPQC क्या है और FPQC क्या है। तो इसको हमने बड़ा इजीली और आसान वे में समझाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, हम फिर किसी और डॉक्यूमेंट को और बेस्ट प्रैक्टिस को लेके आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।